हमारे साथ है मिस्टर अंगनीत सिंह। कैसे हो भाजी? पढ़ाई खत्म करी तो पॉइंट्स कम रह गए क्योंकि एमओडीएल से बाहर निकाल दिया। तो उस टाइम निकल जाती थी, पे रेट क्या होता था उस टाइम ज़माने में? और ऊपर से दोस्त भी सारे ऐसे थे जिनको घर का खाना, रोटी परांठे इन सब की आदत थी। मतलब आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया माइग्रेशन का? काउंटर में मारा, लड़की डर गई, उसने सारा कैश दे दिया उसको। जैसे ओवरवर्क कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, तो उसको अभी पकड़ सकता है कोई भी वीजा अगर ऑस्ट्रेलिया में आपका रिफ्यूज होता है तो आप उसको रिव्यू के लिए डाल सकते हो। तो आप कुछ समराइज करके बता सकते हो जिससे व्यूअर्स की हेल्प हो जाए, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं आप, या फिर जो नए आ रहे हैं? कहते नहीं, कॉल सेंटर ने बोला था सेंड इट एज इट इज, तो मैं एज इट इज सेंड कराया। कोई वियर्ड केस हुआ है कि आपको लगा हो कि ये तो काम खराब हो गया, या फिर कुछ क्रेजी हो गया, मतलब बहुत रंगी सही केस आ गया आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं मिस्टर गगनदीप सिंह। ही इज़ द ओनर एंड डायरेक्टर ऑफ होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस। और आज हम जानेंगे गगन बाजी की सारी हिस्ट्री, एंड हम लोग जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कैसे कैसे खतरनाक से केसेस हुए हैं जो पाजी के पास आई हैं, सिचुएशंस, एंड उन्होंने कैसे हैंडल किया है। पॉडकास्ट आप पूरी एंड तक देखना। हमारे साथ हैं मिस्टर गगनदीप सिंह। कैसे हो बाजी? हेलो तुषार, हाउ आर यू? नाइस वीडियो बाजी, बहुत टाइम हो गया मिले। हम लोग पहली बार ही ऐसे बैठ रहे हैं। हम लोग नॉर्मल पहले बात किया करते थे, वीडियोस बनाया करते थे हम लोग, पर हम ऐसे पहली बार बैठ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अब बताओ, आप ऑस्ट्रेलिया आए कब थे और कौन से वीज़ा पर आए थे? मैं ऑस्ट्रेलिया आया था 2003 में। जैसे काफी सारे हमारे भाई आते हैं, भाई बहनें आती हैं, स्टूडेंट वीजा पर आए थे। इंडिया में बैचलर्स करी थी, यहाँ पर मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस करने आए थे। तो फिर कैसे, मतलब फिर पीआर वगैरह कितने टाइम में हुई थी पहले ज़माने में? देखो ऐसा था, जब हम आए तो हम आए मास्टर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में। वो 1.5 साल का कोर्स था। उस टाइम पर 1 साल में पीआर हो जाती थी। 1 साल के कोर्स पे टेलीकम्युनिकेशन बड़ा अच्छा चल रहा था, तो मैं टेलीकम्युनिकेशन कोर्स लेके आया था। तो बाय द टाइम हमारा सेमेस्टर शुरू हुआ तो रूल चेंज हो गया कि 1 साल की जगह 2 साल की स्टडी चाहिए होती है। उस टाइम पर ये रूल आया था 2 ईयर स्टडी का, कि 2 साल की स्टडी के बाद पीआर हो गई। तो धीरे धीरे करके सारे बच्चे 1.5 साल के कोर्स से 2 साल के कोर्स में शिफ्ट हो गए। तो हमारी ऑलमोस्ट सारी क्लास ही, जहाँ तक मुझे याद है, 1.5 साल के कोर्स से मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस में मूव हो गई थी। फिर पढ़ाई करी 2 साल, पूरी पढ़ाई करके फिर वही पॉइंट्स एक्यूमुलेट, उस टाइम पे पॉइंट्स मेरे ख्याल 110 होते थे शायद, तो पॉइंट्स एक्यूमुलेट किए। बाय द टाइम वो करने लगे थे उस टाइम पे, जैसे अब एसवाइल होती है, एक एमओडीएल भी होती थी, तो उस टाइम कंप्यूटर साइंस एमओडीएल से हट गया तो पॉइंट्स पूरे नहीं हुए। फिर नाटी करना पड़ा। उस टाइम नाटी का कोर्स भी था, थोड़ी देर के लिए शुरू हुआ था कि 6 महीने का नाटी का कोर्स कर लो तो तुम्हारे को पॉइंट्स मिल जाते हैं जो एग्जाम से होते हैं, पर वो काफ़ी टफ था उस टाइम नाटी। तो फिर 6 महीने नाटी किया। तो मेरे ख्याल से 2003 में, जैसे अगस्त में आया था मैं, तो 2003-05 के अगस्त जुलाई में शायद ख़त्म हुआ होगा बैच, और फिर नाटी किया। और मेरे ख्याल से फेब 2006 के अंदर फिर पीआर आ गई थी समवेयर देयर। हाँ, तो फिर आपको मतलब 3 साल लग गए? नहीं, 2.5 साल के आसपास। 2.5 साल के अंदर हो गई। तो उस टाइम पे ज़्यादा कंपटीशन था, कैसा सीन होता था, और फीस वगैरह कितनी थी आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की? पहले आए कोर्स 1 साल से 2 साल का रूल आ गया। उसके बाद बाय द टाइम पढ़ाई ख़त्म करी तो पॉइंट्स कम रह गए क्योंकि एमओडीएल से बाहर निकाल दिया, फिर नाटी करना पड़ा। तो ये बात वैसे मैं सबको बोलता हूँ क्योंकि अब तो मैं माइग्रेशन एजेंट हूँ, तो मुझे ये बात समझ लगती है। उस टाइम एज अ स्टूडेंट मुझे लग रहा था कि क्यों ही किसी को पैसे देने, ना हम खुद ही कर सकते हैं। हमने सारा कुछ खुद करा। खुद करते करते फॉर सम रीज़न उस टाइम पर ना स्टेट नॉमिनेशन इतनी कॉमन नहीं होती थी। डायरेक्ट डिपार्टमेंट पॉइंट्स पूरे करके तुम पीआर डाल लेते थे। स्टेट की इतनी लोड पड़ती नहीं थी, हमारे को पता नहीं था। जिन लोगों ने माइग्रेशन एजेंट यूज़ किया उन्होंने फटाफट उनके स्टेट की नॉमिनेशन डाली, अप्रूव कराई, और वो पीआर हो गए। हमारे को तो पता चला जब हमने नाटी का कोर्स ज्वाइन कर लिया, सब कुछ कर लिया, कि ये बंदे, हम तो उस टाइम पे मेरे ख्याल से माइग्रेशन एजेंट की फीस शायद 1500-1800 होती होगी। वो बचाने के चक्कर में हमारे को 6 महीने नाटी करनी पड़ी। 6 महीने सब कुछ डिले हो गया। तो कई बार क्या होता है, प्रोफेशनल एडवाइस ना लो तो खुद से, तो हम क्या होता है, जब हम वेबसाइट पढ़ते हैं हमारे को काफ़ी चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं, ध्यान भी नहीं रहता कि ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो उस टाइम पर इतना था नहीं, तो नाटी करनी पड़ी। तो लगता था कंपटीशन था। हाँ, हमारी फीस थी 7250 एक सेमेस्टर की। 1 सेमेस्टर की। 4 यूनिट्स थे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से। पहले मैं आया था, पहले मेरी एडमिशन हुई लाट्रोप में, फिर लाट्रोप के बाद पता नहीं किस वजह से चेंज करके विक्टोरिया में गए। फिर विक्टोरिया से हमने 7250 पर सेमेस्टर फीस थी। तो उस टाइम निकल जाती थी? पे रेट क्या होता था उस टाइम ज़माने में? पे रेट होता था $12.53 आई थिंक, जो मेरे को ऑन टॉप याद है। तो $12.5 के आसपास पे रेट होता था। पहले तो 20 घंटे काम करते थे। हाँ, 20 घंटे। तो जब शुरू में परमानेंट, पहले तो कैजुअल होता था। जब पहली बारी परमानेंट पार्ट टाइम जॉब लगी और पता चला कि छुट्टी वाले दिन पैसे मिलेंगे,
तो इतनी खुशी आज तक कभी नहीं हुई जितनी उस दिन हुई कि घर बैठे हुए हैं, धूप सेक रहे हैं और उस दिन के पैसे मिलेंगे, क्योंकि परमानेंट पार्ट टाइम पोजीशन मिल गई। तो अगर तुम्हारी शिफ्ट होती है और उस दिन तुम छुट्टी, पब्लिक हॉलिडे होता है, तुम्हारे को पैसे मिलते हैं। वो वन ऑफ द अमेजिंग डे था जब अभी तो इतना बड़ा बिजनेस सेटअप है, पर आपने स्टार्ट कैसे किया था? आपकी पहली जॉब क्या थी और उस टाइम पे सिचुएशंस कैसी हुआ करती थी? सिचुएशन देखो, अगर मैं अब पीछे देखूं तो मुझे लगता है कि यार उस टाइम पर बड़ा इजी था, पर उस टाइम पर जब हम एक्चुअल में हमारे ऊपर बीत रही थी उस टाइम पे तो ये लगता था कि काफ़ी टफ है, इट्स नॉट इजी, स्टूडेंट लाइफ इज़ नॉट दैट इजी, सब कुछ इतना हार्ड है, खुद करना पड़ता है। उस टाइम पर तो खुद करने को ही वो होता था, खाना बनाना, ये करना। बाहर से उस टाइम इंडियन रेस्टोरेंट्स जो थे वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, या मीठा बटर चिकन, ये अब तो फिर भी बटर चिकन तुम मतलब चिकन खाने जाओ तो मसाला चिकन, ये चिकन तुम्हें मिल जाते हैं स्पाइसी। नॉट कि मैं बड़ा स्पाइसी का फ़ैन हूँ, पर एटलीस्ट मसाले या कुछ, पहले तो मीठे बटर चिकन उस टाइम पर तो मान लो ट्रेन के एक डिब्बे के अंदर तुम्हें शायद एक देसी में दिखता था पूरे डिब्बे के अंदर। और अब तुम इमेजिन कर सकते हो कि कितने इंडियंस पहुंच गए हैं, रेस्टोरेंट्स कितने खुल गए हैं। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था 90,000 लोग थे स्टेडियम में, एमसीजी में ना, तो उस टाइम पर तो तुम्हारे को कोई इंडियन दिख जाए तो रोक के बात हो ही जाती थी कि और कहाँ से क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। चीज़ें तो काफ़ी चेंज हो गई हैं, पर उस टाइम पर जब उसमें थे उसमें लगता था कि यार लाइफ काफ़ी हार्ड है, मुश्किल है, खाना बनाना, ये करना वो करना। और आपकी पहली जॉब कौन सी थी? हमने यहाँ पर आके ज्वाइन किया था, पहले हमने करा बेकरी में। वो मशीन होती थी एक, उसमें सारा जो पाइज और डैनिश और ये सब कुछ बनते थे। वहाँ पर ज्वाइन किया, हम 3-4 दोस्त थे, हम सब वहीं, कोई हमारा पुराना कोई जानकार था जो वहाँ पे लगा हुआ था, उसने हमारे को इंट्रोड्यूस करवाया। तो हमारे को पूरी मशीन स्टार्ट से एंड तक ऑपरेट करनी होती थी। पर मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर अंदर फिर मेरी कोल्स एक्सप्रेस में लग गई थी, वहाँ पे किया। फिर वहाँ से प्रमोशन होके वीकेंड रैम बोलते जो पूरा स्टेट संभालते थे, विक्टोरिया और तस्मानिया, वीकेंड के अंदर वो वहाँ तक गए। उसके बाद फिर जॉब के साथ साथ पेट्रोल पंप ले लिया अपना। उस टाइम क्या हुआ था कि मतलब जॉब को अभी बहुत देते जा रहे हैं हम, थोड़ा स्लो। तो पहली जॉब लगी, पहली जॉब $12.5 की, फिर दूसरी बेकरी के बाद फिर कोल्स में लगी। हाँ, वो उस पे पेरेड कितना था? उसमें मेरे ख्याल 13-14 होगा शायद। पर उसके बाद जब असिस्टेंट मैनेजर बना मैं तो पे रेट और बढ़ गया। आपकी एज कितनी थी तब जब मैं ऑस्ट्रेलिया आया था? शायद 23 के आसपास रहूंगा। 23 हाँ। और तो उसके बाद जब $12 तब हुआ करती थी, $12.5, तो खर्चे निकल जाते थे सारे? खर्चे, फीस भी निकल जाती थी। है तो अब ये खुद सोचो, आप 20 घंटे काम कर रहे हो $12 के हिसाब से, तो $240 ही हो ना हफ्ते के। नहीं, पर क्या होता है, जैसे पहली फीस तो दे के ही आए थे, तो पहली माइनस कर दो, 3 फीस देनी है। 3 फीस देनी है, और हमारे पास 2 साल हैं, प्लस छुट्टियां हैं, प्लस क्या है कि पैसे जुड़ रहे हैं, खर्च नहीं हो रहे। यहाँ पर इतने कोई इंडियन रेस्टोरेंट जैसे मैंने बोला था नहीं, जब खाओ तो मज़ा नहीं आता था। और ऊपर से दोस्त भी सारे ऐसे थे जिनको घर का खाना, रोटी पराठे, इन सब की आदत थी। तो घर में खाना बनाना, ग्रोसरीज लेके आनी। हमारा घर क्या था, बिल्कुल जैसे कोल सुपर मार्केट है ना, उसके बिल्कुल सामने ही था, ऑलमोस्ट वॉकिंग ही था। तो बस कुछ ख़त्म हो जाके कोल से लेके आना, तो अच्छा टाइम था। अभी सारे दोस्त अभी भी इकट्ठे हैं। पीछे जब मेरा 40th हुआ था, सारे आए थे मेरे बर्थडे पे, सारे अलग अलग हैं, कोई कहीं पर कोई कहीं पर। मतलब अभी ये लगा लो कि 20 साल निकल गए इस चीज़ को, 21 साल हो गए अब 20 आए हुए आपको। 23 हाँ 21 साल शायद। हाँ, हमने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया माइग्रेशन का? जब जॉब कर रहा था तो थोड़ा बहुत आइडिया था सर्विस स्टेशन कैसे ऑपरेट होता है, क्या होता है। तो और मेरा जो एक और दोस्त था, उसके घर से काफ़ी प्रेशर था कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने मास्टर्स कर ली, कोई अच्छी जॉब करो, क्यों नो इंजीनियर तुम ऑलरेडी हो। तो प्रेशर की वजह से फिर पेट्रोल पंप का आइडिया था, तो हमने कहा चलो बिजनेस करते हैं। पैसे तो उस टाइम सारे फीसों में दे दूँ के ख़त्म हो गए हुए थे। तो पर ये था, उस टाइम पे क्रेडिट कार्ड बन गए थे सबके। तो हम 3 दोस्तों ने मिलकर सारों ने अपना क्रेडिट कार्ड खाली किया, सारे पैसे इकट्ठे किए और पेट्रोल पंप खरीद लिया। वो कहा लिया ऑबरी में, जो यहाँ मेलबर्न और सिडनी के रास्ते में, आधे रास्ते में। वहाँ पर हमने पेट्रोल पंप लिया। तो 1 साल तक एवरी वीकेंड, पहले एवरी वीक फ्राइडे को जाना, संडे शाम को वापस आना। और एक जो मेरा दूसरा दोस्त था वो वहीं रहता था। एक पंप शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही जो हमारा एक तीसरा पार्टनर था, उसके भाई को इंडिया में कोई फैक्ट्री करनी थी, उसको पैसे चाहिए थे, और पैसे चलो हमारे बन भी रहे थे। तो उसने बोला कि मेरे को इंडिया में भाई के लिए पैसे चाहिए, तो मेरा शेयर निकाल दो। तो फिर हम 2 बंदे बच गए थे। तो दूसरा दोस्त तो मेरा वहीं रहता था, और मैं एवरी फ्राइडे शाम को ऑफिस ख़त्म करके जाता था और संडे को वापस आता था। तो ये बताओ कि ऑलबरी 300 किलोमीटर तो है ही, 250 होगा, 3.5 घंटे तो आराम से डोर टू डोर लगते थे। और उस टाइम पर पेट्रोल पंप कितने का लिया था, इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग, कि उस टाइम क्या प्राइस होता था पेट्रोल पंप का? यार उस टाइम क्या होता था, पेट्रोल पंप लेना होना तो कंपनी ही तुम्हारे को लोन कर देती थी काफ़ी अमाउंट। तो
कंपनी से लोन लेके मेरे ख्याल से आउट ऑफ पॉकेट हमारे को शायद 45 के 65 के आसपास हमने अपनी पॉकेट से दिया था। वो भी बहुत बड़ी अमाउंट थी जब हम तब $12.5 कमा रहे हैं हाँ, और इकट्ठा कर रहे हैं। पर उस टाइम क्रेडिट कार्ड ने काफ़ी सपोर्ट किया। क्रेडिट कार्ड यूज़ करके पंप लिया, पंप के बाद क्रेडिट कार्ड भरे, सब कुछ करा। मेरे ख्याल से 10 महीने के आसपास वहाँ पे चलाया होगा। फिर उसके बाद मेलबर्न में ऑप्शन आ गई पेट्रोल पंप खोलने की। फिर मेलबर्न में खोला, फिर 1 से 2, 2 से 3 किए, फिर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करा। मेरे ख्याल लास्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास था, एक यारा वैली में था। यारा वैली में 2 ही पंप हैं, उनमें से एक हमारा था, एक फ्रैंकस्टन था, एक बॉडमेडोस था, कार्लटेक्स का। तो तीनों इतनी दूर दूर पंप थे, इतना मुश्किल हो रहा था मैनेज करने के लिए। तो मेरे ख्याल से 2009 में मैंने माइग्रेशन का कोर्स किया। उस टाइम पर मेरे पास पंप थे और मेरे ख्याल से 12 के 14 में मैंने लास्ट सर्विस स्टेशन बेचा होगा अपना। तो आपको ऐसा स्टार्टिंग से था कि जॉब नहीं करनी है आपको, मतलब अपना ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। पर अब मैं सोचता हूँ टचवुड मैंने जॉब नहीं करी। अगर जॉब करी होती तो फिर अब मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हाँ, बस फिर बिजनेस में ही रहे। उसके बाद एक पंप से 2, 2 से 3 हुए, वो चलाए। फिर उसके बाद माइग्रेशन शुरू किया, वो भी साथ साथ चले। जॉब के साथ साथ पंप, फिर जॉब छोड़ी, पंप, पंप के साथ साथ माइग्रेशन, माइग्रेशन। कितने घंटे काम करते थे आप? यार देखो, घंटों का तो आइडिया नहीं है, बस मेरे को होता है मेरे को 8 घंटे की नींद मिल जाए। मेरे को नींद से बहुत ज़्यादा प्यार है कि मैं सोए बिना नहीं ऑपरेट कर सकता। तो 8 से 10 घंटे मैं सोता हूँ। मेरे को इतना मिल जाए, उसके बाद चाहे जितने टाइम जाग रहा हूँ वो जागते हुए काम कर लूँ, पर मैं बिना सोए नहीं काम कर सकता। ये प्रॉब्लम है। फिर आपने पेट्रोल पंप के साथ साथ नया बिजनेस क्योंकि पेट्रोल पंप में क्या था कि जब तक तो अबरी था तब तो मंडे टू फ्राइडे मेरा दोस्त ही देखता था। मैं तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे जाता था। एंड में तो वो भी हो गया था कि चल सैटरडे सुबह गए और संडे आ गए, जब सब कुछ ऑपरेशन सही हो गए। उसके बाद जब मेलबर्न आ गया, उसमें तो हर रोज़ जाना ही पड़ता था। वो तो उस टाइम पे तो हर रोज़, क्योंकि पंप क्या होता है, उसमें कैश होता ही होता है, बैंकिंग ये वो सब कुछ करना होता है, स्टाफ की वो करनी होती है। तो वो इट्स नॉट ईजी। और ऊपर से जब एंड में तो हमारे पास 3 इतनी दूर दूर थे, उसमें तो एक दिन में तीनों में चक्कर भी नहीं लगता। और हमने तो अल्टरनेट जाना पड़ता था। हमने ऐसे सुना है कि पंपों पे चोरी भी होती थी, मतलब इंडिया में बड़ी, यहाँ पे होती थी चोरी, ऑस्ट्रेलिया में बहुत चोरी। अब देखो, इतना नहीं है कि हर रोज ही चोरी हो जाएगी। हाँ, एक में तो जब पहली बार हुआ तो मेरे ख्याल मास्क पहन के आए थे, कैश में थोड़ा बहुत पैसा था वो उठा के ले गए। रात का टाइम था, लेट नाइट। दूसरे में तो लड़की काम कर रही थी, पीक टाइम, प्रिंसेस हाईवे के ऊपर पेट्रोल पंप होता था हमारा, प्रिंसेस हाईवे के ऊपर मलग्रे वाली साइड पे। पीक टाइम, पूरा ट्रैफिक चौको ब्लॉक, क्योंकि प्रिंसेस हाईवे फ्रीवे पे M1 पे काम चल रहा था। प्रिंसेस हाईवे जो ट्रैफिक होता है ना, वो बड़ा चौको ब्लॉक होता है। तो ट्रैफिक मूव नहीं हो रहा। एक बंदा जो आजकल मास्क नहीं चलते इतने से, जो पेंट करते हुए लोग मास्क डालते हैं, वो मास्क डालकर साथ में डंडा से पता नहीं क्या आता है, ऐसे लगा के उसने काउंटर में मारा। लड़की डर गई, उसने सारा कैश दे दिया उसको। वैसे करके पैसे लेके चले गए। फिर ये दिन टाइम 5 बजे, पूरे पीक टाइम 5, 5:30 बजे की बात है। भीड़ थी तो सब पंप पे। एक बार हमारे पास ब्रॉडबैंड में होता था जो प्रॉब्लम, उसका तो एरिया का नाम भी ऐसे ही चलता है। एक रात को चोरी हुई, जितनी सिगरेट थी ना ऑलमोस्ट सारी, पूरी सिगरेट लेके चले गए। तो हमने डरते डरते अगले दिन की, हमें लगा रात चोरी हो गई है, अगले दिन दोबारा सुबह तो क्लाइंट आ जाएंगे, सुबह सारी सिगरेट दोबारा लेके भरी। उस दिन रात को फिर चोरी। ये तो इतना शॉकिंग था कि बंदा सोचता है कि अगले दिन फिर चोरी। ये तो सबसे अनकॉमन लगता है कि आज चोरी, अब कल थोड़ी हो जाएगी। अगले दिन फिर चोरी, फिर दिन सामान हो रहा, तीसरे दिन फिर चोरी। 3 कॉन्टिन्यूअस डेज हमारे चोरी हुई, बैक टू बैक। और ऑस्ट्रेलिया में सिगरेट्स वैसे ही महंगी है इतनी ज्यादा, है ना। हाँ। तो उसके करके, मतलब ये मैंने सुना हुआ है, कहीं हम नहीं पीते, बट हाँ कि महंगी सिगरेट्स यहाँ पर 40-45 आजकल तो 50-60 हज़ार की भी हो रही। एक और इंसिडेंस हुआ था पेट्रोल पंप पे, वो तो बड़ा ही अमेजिंग था। क्या हुआ, ये काफ़ी कॉमन होता था रात को 1 से 2 बजे के बीच में, या 12 से 1 के बीच में ना, ऑलमोस्ट सारे बैंक उस पर चले जाते थे मेंटेनेंस पे। अब मेरे को पता नहीं जाते नहीं जाते। उस टाइम पे तो ये नोन था कि संडे रात को या अपनी सैटरडे रात को इस 1 घंटे में बैंक्स ऑफ होंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, जब कोई परचेज करता है ना, तो बैंक से कनेक्ट नहीं होता। तो मेरे ख्याल $100 किसी प्राइस से ऊपर की जो परचेज है, उसके ऊपर तुम्हारे को ना कोड डालना पड़ता है 4 डिजिट का। वो तुम्हें बैंक फ़ोन करना होता है, बैंक तुम्हारे को कोड देता है, ऑथराइज करता है पेमेंट को, और तब तुम क्लाइंट को जाने देते हो। स्टाफ काम कर रहा था रात वाला, काफ़ी लेट नाइट था। BMW में 2 बंदे आए, गाड़ी का नंबर पूरा कैमरे में आया, बंदे पूरे कैमरे में आए, कुछ मास्क नहीं, कुछ नहीं। आके उन्होंने यहाँ से चश्मे पड़े, चश्मे उठा लिए, बॉल पड़ी, बॉल उठा लिए, सिगरेटें पूरे कार्टन के कार्टन, एक सिगरेट नहीं, वो वाला कार्टन, ऐसे कार्टन करके लिए, कार्टन लेके पेमेंट थ्रू करी। अब रात को वो टाइम 1 घंटा जो होता है, स्टाफ को नहीं ध्यान होगा, तो उन्होंने ऐसा शो किया कि पासवर्ड डाल रहे हैं अपने पिन का, पासवर्ड डाला, और साथ में उसने 4 डिजिट कोड का पॉपअप किया कि बैंक कॉल करो। स्टाफ को तो पता नहीं चला, उन्होंने 4 या 6 डिजिट उन्होंने वो डाला। वो डालने के बाद ट्रांजैक्शन अप्रूव हो गई। उसने ट्रांजैक्शन रख ली कि ट्रांजैक्शन अप्रूव्ड है।
फिर वो चले गए। जाने के बाद थोड़ी दूर एक और पंप था, वो मेरे दोस्त का था। फिर रात को उसके पंप पे गए, वहां से सेम चीज करी, फिर वापस हमारे पंप पे आए। 2 से 3 बार रात को हमारे पंप पे आए, और जितनी सिगरेटें थी ना सारी खरीद के लेके गए, कोई चोरी नहीं करी। कागजों में पूरी खरीदी है वो। बट तो बैंक से थ्रू ऑथराइजेशन तो थी नहीं, और उनके अकाउंट में पैसे नहीं थे। गाड़ी का नंबर हमारे पास था, पुलिस कंप्लेंट करी, ये वो करा कि, और सुबह स्टॉक करता, पाजी यू कांट बिलीव रात को कितनी सेल हुई है, मैंने सारी सिगरेटें बेच दी, मैंने ये भेजा, मैं बेच दी। सारा कुछ चेक किया, वो डॉजी नंबर के साथ उन्होंने प्री ऑथराइज करवा लिया। फिर पुलिस कंप्लेंट करी, पुलिस कहती है हमारे पास नंबर है, पर वो नंबर जिसकी गाड़ी का है वो किसी लड़की का है, उसका भाई आया था। तो लड़की को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उसकी गाड़ी नहीं थी। उसका भाई ने चोरी नहीं करी क्योंकि जो पेमेंट कर रहा था वो उसके साथ बैठा हुआ बंदा कर रहा था। तो हमने बोला तो उस बंदे को तो पकड़ ही सकते हो। पता नहीं क्या ड्रामे करे, कहते कि नहीं हम उस बंदे तक नहीं जा सकते क्योंकि जिसकी गाड़ी थी उसने कुछ करा नहीं, जो गाड़ी चला के आया उसने भी कुछ नहीं करा। कैसे कैसे सीन हो गया भाई, तो मतलब हार्ड होता था। फिर इंश्योरेंस वगैरह में क्लेम हो जाती है चीज़ है? नहीं, इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता उसमें कुछ खास हमारे को क्लेम हुआ था। उसमें प्लस क्या, हेड ऑफिस इन्वॉल्व था, इन्वेंट्री के लिए पता नहीं क्या, काफी टंटे थे, मतलब ऐसे बड़ा कुछ होता रहता है। नहीं सही है। कभी बारिश आई तो पानी भर गया, फ्लड हो गया पेट्रोल पंप। कभी ऐसा भी हुआ। एक बार गाड़ी पंप फ्लड हो गया, वहां पे तो ना ऐसे डिप था, गाड़ी पानी पंप के अंदर सारा पानी पानी। एक बार ही पानी अंदर चला गया टैंक के, पहली गाड़ी भरी उसकी स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी गाड़ी भरी उसकी, 3-4 गाड़ियां बैक टू बैक खराब हुई। पानी भर हाँ, पानी भरने से गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। फिर वो गाड़ियां ठीक करवाई, ये हेड ऑफिस को कंप्लेंट करी। तो दिल लगा रहा, मतलब इतने साल ऐसा नहीं हुआ कभी कि स्टैग्नेंट हुआ हो। फिर आपका बिजनेस माइग्रेशन में कैसे आप मूव इन हुए? फिर अगेन जैसे मैं बोल रहा था, उस टाइम हमारे 3 पेट्रोल पंप होते थे, और 3 पेट्रोल पंप के में अप्रोक्सीमेटली लगा लो 10-12 स्टाफ रहता था। कोई शिफ्ट के हिसाब से कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। और ऑलमोस्ट सारे जो स्टाफ था, मोस्ट ऑफ देम वर स्टूडेंट्स जो ये काम करते थे। तो जितने के जितने स्टाफ थे, हर एक स्टाफ को प्रॉब्लम थी कि हमारे को कोई सही एडवाइस नहीं कर रहा, हमारे को क्या करना है। उस टाइम मेरे ख्याल से 900 घंटे का वॉलंटियर वर्क चाहिए होता था। लोग कोई पैसे ले रहे हैं बिना बात के, कोई कुछ कर रहे हैं, उनको कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, कुछ वो नहीं रहा। तो उस टाइम पर जो मेरे साथ दूसरा मेरा बिजनेस पार्टनर था, उसको परमानेंटली इंडिया मूव होना था। तो हमने शुरू तो ये किया था कि चलो सबकी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि देखो माइग्रेशन कभी हमारा प्राइमरी वो रहा नहीं कि हमने ब्रेड एंड बटर इससे कमाना है। हमारा तो उस टाइम 3 पेट्रोल पंप चल रहे थे। तो एक गुड इंटेंशन के साथ मैंने माइग्रेशन का कोर्स किया कि चल मेरा दोस्त भी इंडिया जा रहा है, अगर वहाँ से कुछ होगा तो इंडिया से इतने बच्चे आते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। प्लस जो यहाँ पर बंदे हैं जिनको कोई सही एडवाइस नहीं दे रहा, पैसे ले रहे हैं, काम नहीं कर रहे, इस तरह का काम हो रहा था। तो इस इंटेंशन के साथ माइग्रेशन का कोर्स किया, इसी इंटेंशन के साथ काम भी शुरू किया। ऑफिस नहीं लिया, नंबर नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। पेट्रोल पंप के अंदर जो पीछे होता ना हमारा ऑफिस, यहाँ पे मुराबिन में होता था, पीछे ऑफिस को वहाँ पर जहाँ पर ऑयल की केनियाँ पड़ी रहती हैं वो सारी साफ करके वेयर हाउस में रखी, उसको साफ करके वहाँ से शुरू किया। स्टार्ट विद आवर ओन स्टाफ। उनसे स्टाफ से काम करते करते वर्ड ऑफ माउथ, जो दोस्त आया, जान पहचान के आए। प्लस क्या था, क्योंकि मैं खुद बिजनेस करता था, मुझे जीएसटी की नॉलेज थी, फाइनेंशियल्स की नॉलेज थी। और फॉर सम रीज़न जब मैं माइग्रेशन में घुस रहा था, मतलब जब मैंने कोर्स कंप्लीट किया, उस टाइम पे स्किल्ड माइग्रेशन डाउन हो गई, एम्प्लॉयर माइग्रेशन उठ गई। अचानक से स्किल्ड माइग्रेशन डाउन हुई। और एम्प्लॉयर माइग्रेशन में क्या था कि क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजनेस करता था, मेरे फ्रेंड्स भी सारे वो थे जो खुद के बिजनेस करते हैं, किसी का रेस्टोरेंट है, किसी का पंप है, किसी का कुछ और बिजनेस है। और जीएसटी फाइनेंशियल्स पढ़ने की नॉलेज भी चाहिए। तो क्योंकि मैं खुद करता था, मुझे नॉलेज थी, तो बाई चांस क्या हुआ, स्किल्ड माइग्रेशन डाउन हो रहा था, एम्प्लॉयर उठ रहा था, और एम्प्लॉयर के लिए नॉलेज थी कि पोजीशन कैसे जस्टिफाई करनी है, क्यों हमें लगता है पोजीशन जस्टिफाई होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो उस वजह से फिर माइग्रेशन में काम चल गया और जान पहचान से काम मिलने लग गया, काम बिजी हो गया। तो स्टाफ ऑफिस तो था नहीं, मैं तो क्लाइंट्स को पेट्रोल में भी बुला लेता था कि चलो जान पहचान के ही हैं सारे, तो उनको फ्री कॉफ़ी पिला दी। पेट्रोल में तो कॉफ़ी होती है हमारे। फिर क्या हुआ, 2012 के आसपास, अभी मेरे ख्याल 9 में कोर्स किया, 10 से काम शुरू किया, 10 से लेके 12 तक तो पेट्रोल पंप से ही किया। पर 12 में इतना बिजी हो गया कि जो रेफरल टू रेफरल लोग आ रहे हैं, अब पेट्रोल पंप के अंदर तो एक ही ऑफिस है, बाहर कोई सीटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो जो वेट कर रहे हैं वो बाहर ट्रेलर पे वेट कर रहे हैं। तो फिर एक दिन जैसे बाहर देखा ना, तो ट्रेलर के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, जो बाहर ट्रेलर होते हैं, ट्रेलर बेचते थे। तो खुद को अच्छा नहीं लगा यार, दिस इज वेरी अनप्रोफेशनल कि लोग मिलने आ रहे हैं और अपने देसी भाइयों को होता है ना कि बिना अपॉइंटमेंट के आगे ये वो हो गया, तो वो वेट कर रहे हैं। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, ऑफिस ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर क्लाइंट्स वाकई आ रहे हैं, अगर हम कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे, क्योंकि कोई वेबसाइट नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, कुछ नहीं, और क्लाइंट इतना हो रहा है कि ट्रेलर वेट कर रहे हैं। फिर लगा कि नहीं, अगर कुछ
अच्छा कर रहे हैं, जो हमारी इंटेंशन शुरू से थी कि हमने हेल्प की वजह से ही खोला था कि लोगों को एडवाइस करनी है तो अच्छी करनी है, नहीं तो नहीं करनी है, नहीं हो सकता तो बंदा बताए काम नहीं हो सकता। तो फिर उस हिसाब से फिर 2012 में हमारा जो अकाउंटेंट था, अच्छा प्रेम प्यार था भाई से, वो अकाउंटेंट भाई साहब अपना ऑफिस छोड़ रहे थे, फिर हमने वो ऑफिस लिया 12 के अंदर, 12 के जून में लिया वो ऑफिस, और जून से लेके दिसंबर तक काम इतना बिजी हो गया, हमारे पास 2 कैबिन और एक रिसेप्शन का एरिया था, इतना बिजी हो गया कि स्टाफ की लोड पड़ गई 6 महीने के अंदर अंदर। तो है ना, कॉलर ऊपर हो रहा है कि भाई हम बड़ा अच्छा कर रहे हैं कि हमारे को, फिर हमने ये ऑफिस लिया था 2013 में, 13 की फेब में शायद ये ऑफिस लिया था। ये तब का ऑफिस है? 2013 फेब से, हाँ। तब से फिर हम, और मेरे ख्याल से 14 के आसपास शायद लास्ट पंप हमने निकाल दिया होगा, क्योंकि फिर ये इतना बिजी हो गया और फिर वहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मेरा कज़न था वो संभालता था, उसकी भी डिग्री खत्म हो गई, तो बस फिर प्रॉब्लम को सब बेच दिए और इस पे ही फोकस किया और इसी पे फोकस कर रहे हैं। उस टाइम पे 13 में ऑफिस लिया था, और वो इंडिया में अभी तक हमारा ऑफिस, वही जो मेरा बिजनेस पार्टनर था अभी तक मेरे साथ है, वो इंडिया से कर रहा है यही काम फुल टाइम। एडलेड में अब हमारा ऑफिस है, पॉइंट कुक में, कार्नेगी में है। तो मतलब हार नहीं माननी, मतलब है ना, स्टार्टिंग से ही लगे रहना, क्योंकि हमारा जो जिस इंटेंशन से शुरू किया था, आज भी वही इंटेंशन है कि किसी का काम जो है उसको सही एडवाइस दो, सही डायरेक्शन में लेके जाओ, फालतू में, क्योंकि ये कभी भी ऐसा नहीं रहा कि भी हमारे को क्लाइंट को पैसे के लिए करना है या कुछ करना है। बिजनेस हमारा कुछ और था, इसकी तो इंटेंशन ही थी कि हेल्प करनी है, तो इसलिए कभी पैसा नहीं हुआ। तो इसलिए एडवाइस हमेशा क्लाइंट को वही दिया है जो उसके बेनिफिट की हो। क्योंकि मैंने कई माइग्रेशन को देखा है कि बच्चों को फालतू साथ में स्टूडेंट पढ़ाई भी करवा रहे हैं, साथ में ये भी करवा रहे हैं, साथ में वो भी करवा रहे हैं, 2-3 चीज़ें करा दी, वीज़ा लेट कर दिए, कर दे, उस तरह का काम कभी नहीं किया। और जो हमारा काम है, मेरे ख्याल से पहली वेबसाइट जो हमने बनाई होगी वो शायद 2020 में बनाई होगी शायद ना, 2020 में 2020 नहीं, 2009 में कोर्स किया था। 10-11 साल के बाद तो पहली वेबसाइट बनाई थी। उससे पहले सब वर्ड ऑफ माउथ, नो वेबसाइट, नथिंग, सिर्फ फेसबुक पेज बनाया था, वो भी मासूम सा। मेरे ख्याल महीने में कोई एक आधा कोई पोस्ट किया तो किया, पहले तो पोस्ट, और ऊपर से क्या हुआ सच, हाँ, हमने शुरू कर दिए सेलिब्रिटी वीज़ा। अब वही, क्योंकि कनेक्शन सारे एम्प्लॉयर से या उन लोगों के साथ थे, तो उसी तरह से जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, पंजाबी तो ऑलमोस्ट सारे, काफ़ी सारे हम करते थे। कोई नाम बता सकते हो आप लोगों के लिए? हाँ, मेरे ख्याल से करीना और सैफ में से भी एक का हमने किया था, शिल्पा शेट्टी का हमने किया था, मनमोहन वारिस जी का हमने किया था। मतलब जितने भी अपने आर्टिस्ट आते हैं उनमें से गुत्थियरों का, जो कपिल शर्मा के गुत्थी और कीकू हैं, उनका हमने किया था। काफ़ी है, निंजा का हमने किया, मतलब यू नेम इट, मैं तो लिस्ट देख सकता हूँ, बहुत वीज़ा हमने किए। उससे क्या हो गया, उससे भी लोगों को कंपनी के बारे में पता लगने लग गया कि इन्होंने एंटरटेनमेंट वीज़ा किए हैं। तब आप स्टूडेंट वीज़ा हैंडल करते थे? नहीं, हैंडल तो ऑलमोस्ट सारे ही शुरू से करते थे, पर हमारा क्योंकि शुरू ही काम एम्प्लॉयर से शुरू हुआ था, एम्प्लॉयर की जेन्युइननेस से शुरू हुआ था, एम्प्लॉयर कैसे करेगा, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। एम्प्लॉयर के बाद फिर हम बिजनेस में आ गए, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड था, एम्प्लॉयर बिजनेस करने लग गए, स्टूडेंट्स भी करते थे। पर ये था कि हम, क्योंकि हमने कभी एडवर्टाइज किया नहीं, और हमारे पास जो वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा आ रहे हैं वो वर्ड ऑफ माउथ ज़्यादा आ ही एम्प्लॉयर रहे हैं, और एम्प्लॉयर के साथ साथ अब किसी का भाई है, कुछ है स्टूडेंट, तो वो स्टूडेंट भी तो आ ही रहे थे। स्टूडेंट हो गए, पार्टनर हो गए, पार्टनर वीज़ा हमने बड़े करे हैं, और काफ़ी पार्टनर वीज़ा तो ऐसे हैं जो जैसे अनलॉफुल हैं काफ़ी सालों से, ये वो, उन सब के वीज़ास भी करवाए, उनके अप्रूव भी हुए, उनको शेड्यूल 3 टाइप वेवर चाहिए होता है, वो भी करवाया। अब भाई कुछ ऐसे केसेस बताओ जो खतरनाक से हुए हो आपके साथ, कि कोई बच्चा आया है, उसको कोई, आपने मेरे को ऑफ कैमरा भी बताया रखा है पहले कि कोई जेल टाइप का भी सीन था? क्योंकि जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में क्रिमिनल होता है वो जेल में जाता है, जो बंदा अपने माइग्रेशन के रूल्स फॉलो नहीं करता, स्पेसिफिकली जैसे उसका वीज़ा 10 तारीख तक था तो 11 को यहाँ पर है, तो वो अनलॉफुल है, वो इलीगल नहीं काउंट होता, अनलॉफुल होता है। तो जो भी बंदा अनलॉफुल होता है उसको डिटेंशन सेंटर में लेके जाते हैं। तो जैसे मेरे ख्याल से वो शायद टैक्सी चला रहा था, टैक्सी चलाते चलाते वहाँ पर जैसे वो होता है ना, टोल टाइप लगा होता है, वहाँ पे रोक के चेक हो रहे होते हैं, तो उसको वहाँ से पकड़ के डिटेंशन ले गए थे। वो एक आधा दिन डिटेंशन रहा, तो उसको लगा कि उसने किया क्या था फिर ऐसे? नहीं, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा काम कर रहा था, जैसे 20 घंटे होते हैं तो ज़्यादा काम कर रहा था। 7 साल हो गए होंगे शायद, ऑलमोस्ट 7-8 साल। वो डिटेंशन से जंप मार के भागा। नहीं, मतलब पहले अभी रुको, पहले डिटेंशन तक पहुंचा उसको। अच्छा। मतलब किया वो पुलिस ने टोल के, मतलब वो नहीं, वो टैक्सी चला रहा था, घंटे ज़्यादा काम करता था, और पुलिस वालों ने उसको जैसे रोका, तो साथ साथ माइग्रेशन भी थी उसके साथ, तो माइग्रेशन वालों ने उसका स्टेटस चेक किया, उसका काम ज़्यादा था, उसको लेके डिटेंशन सेंटर चले गए। तो डिटेंशन में गया, डिटेंशन से उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मुझे डिटेंशन ले गए हैं। तो हम उससे फॉर्म्स वगैरह भरवा रहे थे कि अगर
जैसे क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई लेजिटिमेट रीज़न हो तो हम डिटेंशन से बाहर ले सकते हैं, वीज़ा कैंसिलेशन का उसको नोटिस आता है, वो रिवोक भी करवा सकते हैं। ये करते करते पता नहीं उसके क्या दिमाग में आया, या उसको लगा कि ईजी है, उसने डिटेंशन से छलांग मारी और बाहर। ऑस्ट्रेलिया में मतलब ऑस्ट्रेलिया में वो डिटेंशन सेंटर जैसे जेल टाइप ही होगी कि वहाँ बैठा दिया किसी एक नॉर्मल ऑफिस? कैसा होता है रूम कैसा होता है वो? नहीं, रूम तो मैंने देखा नहीं है, पर डिटेंशन होता जेल की तरह ही है, चारों तरफ सिक्योरिटी होती है। जब हम अंदर जाते हैं डिटेंशन सेंटर के, इट्स नॉट इजी, जेल की तरह ही है प्रॉपर। वहाँ पे तुम्हारे को देता है तुम्हारा फ़ोन लेके, मेरे ख्याल बिना कैमरे वाला फ़ोन पकड़ाते हैं तुम्हारे को, मतलब बाहर नहीं आ सकते, खाने का टाइम होता है, जो कॉमन एरिया होता है वहाँ बिठाते हैं। तो होता जेल वाला सिस्टम ही है, पर ऐसा नहीं कि तुम मुंह उठाया और निकल के बाहर, और भाग भी नहीं सकते। उसने पता नहीं क्या दिमाग लगाया, वो कैसे छलांग लगा के भाग गया वहां से सीधा ऑफिस में। तो वो देसी बंदा था, वो टेंशन से भाग गया वहां से सीधा हमारे ऑफिस। तो मुझे रिसेप्शन ने बोला कि वो आया, मैं कहा है, मैं बाहर गया, मैं कहा तू तो टेंशन में नहीं था? कहता हाँ मैं जेल टेंशन से भाग आया। मैं कहा तू भाग के कैसा गया? तो बड़ा गलत है, अब क्रिमिनल केस हो जाएगा। तो फिर उसको मैंने बोला कि बेटर तो यही है कि अब तू अगर वापस चला जाएगा, क्योंकि एक बार तो भाग गया तो केस तो होगा ही, तो तेरे लिए ज़्यादा बढ़िया है, पर मैं यहाँ पे तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि तू अब तो ऑलरेडी कर चुका। हम तो ऑलरेडी फॉर्म भर रहे थे कि तेरा वीज़ा रिवोक करवाएंगे, ये वो करवाएंगे, पर उससे पहले वो भाग गया। पर मेरे ख्याल से फिर क्या हुआ, मेरे ऑफिस से तो निकल गया कि मैंने तो उसे बोला कि देख डू द राइट थिंग, ये वो। तो फिर मेरे ख्याल से उसके घर फ़ोन करा डैड से, काफ़ी उसको गाली वाली पड़ी। तो 1-2 दिन में फिर वो वापस चला गया था इंडिया, कहता मेरे को इंडिया ही जाना। तो वो अभी नहीं आया होगा अभी वापस? नहीं, उसका फिर मुझे फ़ोन आया कि मेरी घर वालों से बात हुई है, तो मैंने अच्छा नहीं किया, मैं निकल गया। तो पर मैं यहाँ पे रहना भी नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू लिव इन डिटेंशन। तो बस फिर वो उसको फिर हमने बता दिया था कैसे, फिर वो इंडिया चला गया था। तो किन चीज़ों ये एक बार नहीं, एक और भी क्लाइंट के साथ हुआ था, उससे तो मैं खैर कभी मिला ही नहीं। वो इंटरस्टेट क्लाइंट था, क्योंकि हम इंटरस्टेट क्लाइंट से जनरली वीडियो कॉलिंग करते हैं, उस टाइम पे तो फ़ोन पे अपॉइंटमेंट्स होती थी। तो वो भी इंटरस्टेट क्लाइंट था, बात चल रही, डिटेंशन चला गया, डिटेंशन से वो भी भाग गया। कैसे भाग जाते हैं लोग? मैंने अपने पूरे करियर में 2 बंदे देखे हैं जो अब तक डिटेंशन से भागे हैं। इट इज़ रियली प्रॉब्लमेटिक। अगर डिटेंशन से भाग जाओगे तो अब फिर भी जो हमारे पास ऑप्शन है करने की, वो भी नहीं रहेंगी, क्योंकि उसके बाद अगर तुम कभी भी पेश हो गए या कुछ हो गए, कोई और वीज़ा भी डालोगे, तो फिर डिटेंशन में रख के डिसीजन लेते हैं। क्योंकि पहले क्राइम चेक होता है ना ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी जॉब अप्लाई करना है तो क्राइम चेक तो होता ही है। कि क्या होता है, हर बारी आपने कोई वीज़ा डाला है, कुछ डाला, अगर उनको लगता है कि आप रिस्क हो टू द कम्युनिटी या ये काम कर सकते हो भागने वगैरह वाले, तो वो डिटेंशन में रख के ही करते हैं, डिसीजन भी वहीं पे लेते हैं कि क्या करना है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने कोई वीज़ा डाल दिया डिटेंशन से बाहर आ जाओगे। पहले फिर भी थोड़ा इजी था, तुमने कोई वीज़ा डाला, जैसे एक क्लाइंट का तो वो डिटेंशन में था, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी डिटेंशन के अंदर ही शादी करवाई, शादी करवा के पार्टनर वीज़ा डाला, पार्टनर वीज़ा डाल के ब्रिजिंग वीज़ा डाला, फिर उसको बाहर निकाला, वहीं डिटेंशन में शादी करवाई। हाँ, वहीं फेरे लिए उन्होंने। फेरे नहीं होता ना यहाँ पर, वो आई डू वाला होता है। तो हाँ, डिटेंशन में शादी करवाई, फिर पार्टनर वीज़ा डाला, फिर निकाला। ऐसा भी किया हुआ है। तो बढ़िया से, मतलब फिर अब वो सारे लोग सेटल्ड है, बट कुछ चलेगा जैसे आपने बताया। हाँ, एक आधे चले, जो डिटेंशन से भागेंगे उनका तो इशू ही रहेगा ना। पर डिटेंशन में रह के उसने सही काम किया, उसकी शादी करी, शादी करके बाहर आया, विच इज फाइन। ऐसे डिटेंशन से और भी कोई और वीज़ा डाल के बाहर आए हैं, उसके बाद उन्होंने आगे प्रोसेस किया। पर डिटेंशन से भागना इज नॉट द राइट थिंग, और वैसे भी उससे बड़े इश्यूज क्रिएट होंगे। डिटेंशन में रहो, रह के कोई वीज़ा डालेंगे, कुछ करेंगे, फिर आपको बाहर निकाल सकते हैं, पर भागने से नहीं निकाल। पर होते क्यों है डिटेंशन ऐसे? फिर क्या ज़्यादा डिटेंशन होते हैं अगर आपके पास वीज़ा नहीं है और कहीं आपको इमिग्रेशन ने देख लिया, पकड़ लिया, या पुलिस वालों ने इन्फॉर्म कर दिया, उससे हो जाते हैं। काम ज़्यादा कर लिया जो अलाउड नहीं था, उससे हो जाते हैं। अब एक हमारा था, उसका क्या हुआ कि वो पहले ऑस्ट्रेलिया में आया, काफ़ी साल रहा, उसके बाद वापस इंडिया गया, इंडिया से नाम चेंज कर लिया, नाम चेंज करके नए नाम पे आ गया। शक्ल तो वही है। हाँ, नए नाम पे आया, नए नाम पे आने के बाद यहाँ पर उसने मेरे ख्याल विक रोड पे लाइसेंस बनवाया। जब सेकंड टाइम लाइसेंस बनवाने गया तो उसका चेक हो गया, फिर यहाँ से रातों रात वापस भाग गया। तो मतलब ये सारे काम करने ही क्यों है ना, कि जब तुम्हें अगर यहाँ पे लॉन्ग टर्म देखते हो अपने आप को, तो जो भी है ऑलवेज अगर कुछ गलत किया है तो कम क्लीन बताओ कि ये किया है, क्यों किया है और कैसे किया है। वो चीज़ें फिर भी संभाली जा सकती हैं। अच्छे बैरिस्टर्स हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, कुछ गलत हो भी गया तो। पर ये नहीं है कि आप डिटेंशन तोड़ के भाग जाओ, नाम चेंज करके वापस आ जाओ, ये सारे काम नहीं है सोल्यूशन। ये तो लॉन्ग टर्म में बंदा फंसता ही फंसता। बट आज की डेट में भी करते हैं सब लोग, या पहले का था? सब हो रहा है यार, हो रहा है। हाँ, पर करना नहीं चाहिए। उससे लॉन्ग टर्म में मैंने नहीं देखा जो ऐसे काम करते हैं वो लॉन्ग टर्म
उनको पीआर सिटीजनशिप पे हो। और कैसे मतलब कोई जैसे ओवरवर्क कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में तो उसको अभी पकड़ सकता है कोई कि मान लो कोई 60-70 घंटे कर रहा है और वो स्टूडेंट वीजा पे है? यार ओवरवर्क करते हुए लोग पकड़े भी गए हैं, उनका हमने केस बना के क्यों उसने ओवरवर्क किया, क्यों नहीं करना चाहिए था, वो सारे करके हमने उसको बचाया भी है। जो अगर सही तरीके से चलो तो डिपार्टमेंट अंडरस्टैंड करता है। जैसे किसी के घर में प्रॉब्लम होगी, फीस ड्यू थी, कॉलेज वाले दुखी कर रहे थे, घर वालों ने पैसे नहीं भेज पाए, तुम्हारे पास प्रूफ है कि पापा का बिजनेस डाउन हो गया, पापा की जॉब चली गई, उनकी तबीयत खराब हो गई, मेडिकल रीजंस हैं, तुम स्ट्रेस में थे, किसी भी रीजन से अगर तुम कुछ कर रहे हो, दे विल अंडरस्टैंड एज लॉन्ग एज यू प्रेजेंट द केस इन द राइट मैनर। अगर तुम उनको बताओगे ही नहीं और काम करी जाओगे और पकड़े जाओ तो डिटेंशन से बाहर आ जाओगे, तो ये रास्ता नहीं है ना। अगर पकड़े गए या नहीं भी पकड़े गए, अगर काम किया है, तुम्हें पता है गलत किया है, तो बंद कर दो जब तुम्हारा हो गया। या अगर डिपार्टमेंट ने पूछा तो उनको सही सही आंसर दो, क्यों किया, प्रूफ दो कि देखो हमारे फादर की तबीयत खराब थी, पैसे नहीं भेज पा रहे थे, या जो भी था, जेन्युइन रीजन दो। वो सारी चीजें मत करो जो नहीं गलत है, अनलॉफुल से क्रिमिनल पे चले जाओ, क्यों ही क्रिमिनल केस पे जाना ना। और ऑस्ट्रेलिया में लोग कैश पे भी काम करते हैं, तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर कोई करे तो? कॉन्सिक्वेंसेस कैश के तो यही होते हैं कि पकड़ना मुश्किल हो जाता है डिपार्टमेंट के लिए, पर अगेन डॉबिन वाले बड़े लोग हैं जो डॉबिन कर देते हैं। वो क्या होता है? डॉबिन डिपार्टमेंट की लाइन है, लाइन मतलब उनकी वेबसाइट पर भी है और फोन लाइन भी है। उसमें तुम किसी को डॉबिन कर सकते हो अगर तुम्हें पता है कोई बंदा गलत काम कर रहा है। तो काफ़ी जैसे जो कैश वाले बंदे हैं उनको काफ़ी लोग डॉबिन कर देते हैं, कंप्लेंट कर दी कि देखो यहाँ पे काम कर रहा है, फिर डिपार्टमेंट कई बार फॉलो करता है और देखता है वहाँ पे काम कर रहे हो, फिर चेक करता है। कितनी बार हुआ है कि डिपार्टमेंट वालों ने छापा मारा है। जैसे मान लो कि 4 लोग रह रहे हैं घर में एक, और उसमें से पता है 1-2 कर रहे हैं कैश पे काम, तो एक दूसरे पे कंप्लेंट कर सकते हैं लोग, लड़ाई होगी? करते हैं। ओह, मैं कई लोगों को जानता हूँ जो डॉबिन हो गए। हाँ, बड़ी डॉबिन हो के गए हैं। किसी कोई था जानकार, नॉट रियली क्लाइंट, पुरानी बात है, तो उसने किसी से $2000 लेने थे और उससे $2000 मांगता रहता था। ये कहता था आज दूंगा कल दूंगा, उसको लगा 2000 क्या देने हैं, उसने कंप्लेंट ही कर दी उसकी और वो बेचारा पकड़ा गया और डिटेंशन से इंडिया बाहर। तो हाँ, कैश वो कहता यार ना देता 2000 कंप्लेंट तो ना करता। तो भाई कैश पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसका मतलब, काम कैश पे काम, ओवर काम, ये सर। यार देखो काम तो हमेशा जो काम के लिए आए हो, 2 साल की मेहनत है मेन तो, 2 साल के बाद तो पढ़ाई खत्म हो जाती है, उसके बाद तो वर्क राइट्स मिल ही जाते हैं। सिर्फ 2 साल आपको लिमिटेड काम करना है, उसके लिए भी अगर आप इतना वो करोगे तो। पर और कोई वियर्ड केस हुआ है कि आपको लगा हो कि ये तो काम खराब हो गया या फिर कुछ क्रेजी हो गया, मतलब अतरंगी सही केस आ गया आपके पास? हर रोज ऐसे केस आते हैं, ये तो अब इतने साल हो गए यही काम कर रहे हैं। कुछ आपको जो याद हो, कुछ कोई केस जो याद हो आपको? याद, हमारा एक क्लाइंट है, अब तो खैर पीआर हो गया, सिटीजन भी हो गया। उसका क्या हुआ था, जब वो नहीं था उसने 485 डाला। 485 जब उसने डाला तो मेरे ख्याल से क्या हुआ था, शायद स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हुआ, उसके बाद उसने 485 डाला और 485 फॉर एनी रीज़न उसका, खैर एनी वेज 485 उसका रिफ्यूज़ हो गया था। वो एमआरटी में गया हुआ था, उसने किसी माइग्रेशन एजेंट को यूज़ किया था। माइग्रेशन एजेंट ने उसको बोला कि हेयरिंग के अंदर हमारी सबमिशन जाती है और हम हेयरिंग अटेंड करेंगे। उसने $500 चार्ज। हेयरिंग किस चीज़ की? मतलब जो एमआरटी होती थी ना पहले, अब एटी होती है। क्या होता है जब केस रिफ्यूज़ होता है कोई भी, उसको रिव्यू के लिए डाल सकते हो कि हमारा केस रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए था। मान लो मेरी टीआर रिफ्यूज़ हो गई, जो टेम्परेरी रेजिडेंसी है, मेरा वर्क वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो मैं उसको वो कर सकता हूँ कि कोई भी वीज़ा अगर ऑस्ट्रेलिया में आपका रिफ्यूज़ होता है तो आप उसको रिव्यू के लिए डाल सकते हो। तो रिव्यू के लिए डालते हैं ना तो एटी डलती है, और वो अगर माइग्रेशन एजेंट को यूज़ किया ऑफ कोर्स वो अपनी सर्विसेज के पैसे चार्ज करेगा। उसने पहले कितने पैसे चार्ज किए मुझे नहीं पता, मुझे इतना जो मुझे बात उसकी अभी तक दिमाग में गूंजती है कि उसके माइग्रेशन ने उसे $500 चार्ज किया था हेयरिंग पे साथ चलने का और सबमिशन का। और एमआरटी सिटी के अंदर है उस टाइम पर, तो ऑनलाइन नहीं होती थी एमआरटी हेयरिंग, सारी जाना पड़ता था, और उस माइग्रेशन का ऑफिस भी सिटी में था। तो ये ना हरियाणा से है हमारा तो क्लाइंट, तो कहता तू जहाज पे जाएगा, ये तो रहा एमआरटी $500 ले रहा है। इसने उसको $500 नहीं दिए हेयरिंग पे जाने के लिए माइग्रेशन के साथ में, कि ये माइग्रेशन का ऑफिस है, ये तेरा ऑफिस है, जहाज पे जाएगा क्या? तो इसने उसे नहीं दिए, इसका वो एमआरटी भी रिफ्यूज़ हो गई। वापस इंडिया नहीं, हमारे पास तब आया जब इसकी एमआरटी रिफ्यूज़ हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। फिर हमने इसकी डाली मिनिस्ट्रियल इंटरवेंशन, जो काइंड ऑफ मिनिस्ट्रियल इंटरवेंशन का जो सक्सेस रेट है वो कहते हैं अंडर 2% रहता है। अगर 100 एप्लीकेशन डलती हैं शायद 1 या 2 अप्रूव होती हैं, इतना वो एमआरटी के नेक्स्ट लेवल होता है। हाँ, नेक्स्ट लेवल तो फेडरल कोर्ट भी जा सकते हो, पर जो मिनिस्ट्रियल रिव्यू होता है बहुत रेयर केसेस में अप्रूव होते हैं वो, अनलेस की एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ना हो। और ज़्यादातर केसेस में वो अप्रूव होते हैं जिनके अंदर किसी का पार्टनर ऑस्ट्रेलियन हो या उसका ऑस्ट्रेलिया का बच्चा हो। ये सारे केसेस में फिर भी अप्रूवल आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन बच्चा, पार्टनर ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया से कुछ लेना देना,
ये तो बेचारे का 485 था, इसका तो वैसे ही बड़े कम चांसेस थे। पर फिर इसका हमने MI नेशनल इंटरनेशनल पूरा प्रिपेयर किया। ये अच्छी जॉब करता था, एम्प्लॉयर के साथ इसके अच्छे कनेक्शंस थे, ऑस्ट्रेलियन फाइन फूड में एज अ शेफ़ जॉब करता था। तो इसका हमने MI अप्रूव करवा के दिया। MI अप्रूव करा के फिर ये उस पर आया। उसके बाद हमने इसका वर्क परमिट डाला, उसके बाद इसकी PR डाली, फिर सिटीजन हुआ। तो जब इसका वीज़ा आया था ना, ये लिटरली शेफ़ था, और शेफ़ ओपन किचन नहीं होती जैसे लोग खा रहे हैं और सामने किचन है, इसने यहाँ पर आगे और पीछे थैंक यू लिख के, हमारा कंपनी का नाम लिख के, इसने पूरा दिन वैसे काम किया था। उसके बाद हम उसको अप्रूव करा के लाए, तो उसने पूरा दिन जो शिफ्ट करी वो ओपन किचन के अंदर यहाँ पर लगा के, पीछे लगा के थैंक यू करके उसने वो किया। तो ऐसे क्लाइंट्स काफ़ी कई बारी जेस्चर्स होते हैं, जैसे क्लाइंट ये कर लिया, कोई क्लाइंट बेकर है तो हमारे लिए केक बना के ले गया है, थैंक यू दिस। तो कई बारी क्लाइंट्स जिनका काम बड़े होता तो काफी कुछ ऐसे चीजें कर देते हैं। मतलब कॉम्प्लिकेटेड केसेस चलते रहते हैं इस बिजनेस। हाँ चलते रहते हैं बड़े। हाँ, अब हमको लगता है कि सिर्फ स्टूडेंट है, एम्प्लॉयर है, वर्क वीजा है, PR है, और उसके बियॉन्ड कितनी सारी चीजें हैं तो पता ही नहीं होता। हाँ, अभी पीछे क्या एक और केस था, वो भी सेम MI से जीते थे हम। उसमें क्या था कि जैसे एक बंदी थी, उसका इंडियन हस्बैंड था, उससे वो सेपरेट हुई, उससे उसका बच्चा हुआ। क्या होता है अगर बच्चा आपका ऑस्ट्रेलिया में रह जाए ना 10 साल, तो वो सिटीजन हो जाता है। इन द मीन टाइम उससे डिवोर्स हो गया, फिर उसका कोई गोरा हस्बैंड था, गोरा हस्बैंड के साथ थोड़ी देर रही, उसका बच्चा हो गया गोरे हस्बैंड के साथ। तो बाय द टाइम वो हस्बैंड से भी उसका सेपरेट हो गया, वो पता नहीं कहाँ चला गया, इसको पता ही नहीं। गुम हो गया। हाँ, हस्बैंड गुम हो गया। हाँ, गुम हो गया, भाग गया। क्या गोरों कई बार ऐसा होता है। तो बच्चा तो ऑफ कोर्स सिटीजन था, क्योंकि बाप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन था, बच्चे को सिटीजनशिप दे दी। ड्यूरिंग द टाइम चलता रहा। बाद में इन्होंने बच्चे की सिटीजनशिप वापस ले ली, क्या कि हमारे को DNA करवाओ। अब पति तो इसको भी नहीं पता कहाँ है, और उनको भी नहीं पता कि वो बोली मेरा DNA कर लो, बच्चे कर लो, हस्बैंड का मेरे को नहीं पता वो कहाँ चला गया। तो करते बच्चे का पासपोर्ट वापस। अब इंडिया वाले उसको पासपोर्ट ना दें कि हम ये तो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन है, हम कैसे इसको सिटीजनशिप दे देंगे। तो ना उसको ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट, ना उसका इंडियन पासपोर्ट ही नहीं लेडी के नहीं। फिर तो फिर उसका MI में केस जीता हमने। तो मतलब इस तरह से बड़े केसेस होते हैं जिसमें इतनी चीजें होती हैं जो हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते। क्रेजी। तो इसके साथ साथ जैसे मैंने लास्ट टाइम बोल रहा था, कॉम्प्लिकेटेड केसेस, ऑफ कोर्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं। कोई बंदे की MRT रिफ्यूज हो गई। आपको लास्ट टाइम भी एक वीडियो मैंने बोला था कि MRT रिफ्यूज हो गई, कोविड का टाइम चल रहा था, ऑफिस मेरा बंद था, तो बंदा MRT रिफ्यूज़ हुई और वीडियो कॉल पे थी। रिफ्यूज़ होने के बाद उन्होंने वर्बली, मतलब उनको पता चल गया कि रिफ्यूज़ हो गया। बड़े रोंदे मुझे उसके ब्रदर का फ़ोन आया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ कार्नेगी से, आप ऑफिस में हो। कोविड टाइम पे मैं काफ़ी बार ऑफिस से काम कर लेता था, ऑफिस तो लॉक रहता था, तो मैंने कहा ऑफिस में हूँ, आप आओगे तो मेरे को कॉल कर देना, मैं दरवाज़ा खोल दूँगा। कहते भाई की रिफ्यूज़ हो गई है ये वो। पर मुझे पता था उनके केस में दम है, हमारा उस टाइम तक क्लाइंट नहीं था। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं टेक ओवर करता हूँ, अभी साइन करके मुझे भेजो। मैंने इमीडिएटली केस ऑफिसर को मेल करी कि डू नॉट टेक द डिसीजन, रिटर्न में मत दो अभी डिसीजन। तो उन्होंने मेरे को 2 दिन का टाइम दो, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स और प्रोवाइड करूँगा। फिर केस ऑफिसर ने एक्सेप्ट किया, हमारे को टाइम दिया, फिर डॉक्यूमेंट लिए, और वो रिफ्यूज केस को फिर हमने जीता। क्योंकि कई बार क्या होता है, द वे यू प्रेजेंट द केस, उससे जीत जाते हो। मतलब काफी सारी चीजें बियॉन्ड है, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, फनी होती है हमारे साथ। फनी कोई केस जैसे क्लाइंट उस टाइम RSMS होती थी, क्लाइंट पैकेनम RSMS में नहीं था, उससे आगे सारा RSMS से था, कुवीरप RSMS में था। वो कहता भाजी मैं रहता तो मेरा काम तो पैकेनम है, पर मैं एग्जिट कुवीरप का लेता हूँ आगे जाके। क्योंकि कहता एग्जिट मेरा RSMS में करा दो, क्योंकि मेरा एग्जिट वो है। तो ऐसे ही उस टाइम पे ना क्या होता था, पहले मेडिकल जो है क्लाइंट के कराते थे फॉर प्राइवेसी। क्लाइंट अपनी मर्जी से अपने मेडिकल्स डिपार्टमेंट को देता था। अब क्या हम पहले अप्रूव कर देते हैं ना कि हमारे जो मेडिकल्स हैं डिपार्टमेंट को दे दिए जाएं, पर क्योंकि पहले नहीं होता था, पहले हमारे को आते थे, फिर हम उसको एनवेलप में डाल के इमिग्रेशन को देते थे। तो ऐसे ही एक क्लाइंट को मेडिकल सील्ड आया, सील्ड के ऊपर सिर्फ स्टैंप लगी हुई है, तो उसको हम अपने एनवेलप में नाम लिख के कहाँ जाएगा वो भेजते थे। तो उसने फ़ोन करा कि मेरे घर मेडिकल आया, तो उन्होंने कॉल सेंटर वालों ने बोला कि डोंट ओपन इट, सेंड इट एज इट इज टू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट। तो क्या करना है, नो शुड वी पोस्ट? कहते यस यू हैव टू पोस्ट इट, मेक श्योर यू पोस्ट इट एज इट इज। उसने इतना सुना, उसने कोई एनवेलप नहीं डाला, उसके ऊपर
लेफ्ट राइट सेंटर एनवेलप के ऊपर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ स्टैंप थी मेडिबैंक की। वो जाके पोस्ट ऑफिस में फेंक आया। कुछ नहीं था अंदर। उसने बोला था एज इट इज पोस्ट करना। अरे भाई ये तो बताना ना कहाँ जाएगा। उसके ऊपर कोई नाम नहीं, ना सेंडर का ना रिसीवर का, कुछ भी नहीं। मैंने बोला तूने ऐसे कैसे डाल दिया? कॉमन सेंस है ना, अगर तू किसी को कोई चीज पोस्ट कर रहा है जहां पर जाएगा वहां का एड्रेस डालेगा, या जो भेज रहा है उसका एड्रेस डालेगा। कहता नहीं कॉल सेंटर ने बोला था सेंड इट एज इट इज, तो मैं एज इट इज सेंड कराया। मतलब मेन एनवेलप में से निकाल लिया और अंदर वाला एनवेलप एज इट इज पोस्ट कराया। फनी केसेस भी होते रहते हैं, बड़े फनी केसेस होते हैं। तो हमने आज इतनी सारी बातें कर ली कि कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे आप आए थे स्टूडेंट, आपकी पीआर कैसे हुई, फिर आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया, उसके बाद आपने माइग्रेशन का कैसे बिजनेस स्टार्ट किया, पहले पेट्रोल पंप वाले। तो आप कुछ समराइज करके बता सकते हो जिससे व्यूअर्स की हेल्प हो जाए, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं आप, या फिर जो नए आ रहे हैं? तो भाई ऐसा हुआ, 2009 में कोर्स किया, 2010 के स्टार्टिंग से काम शुरू किया, करते करते फिर 2012 में जैसे मैंने बोला हमने ऑफिस लिया। उस टाइम पे 2012 में विजन ओवरसीज को को-फाउंड किया, उसको विजन ओवरसीज बना। फिर 2013 के आसपास स्वास्तिक माइग्रेशन करके एक माइग्रेशन फर्म होती थी, उसके ओनर की डेथ हो गई। फिर वो टेक ओवर किया, उसके क्लाइंट्स के साथ बात करी, पर हमने पहले 2 ऑफिस चलाए, पर थोड़ी देर बाद वो ऑफिस नहीं चलाया। फिर उसके बाद 2020 के अंदर सारा कुछ स्ट्रक्चर चेंज करके हमने क्या किया, माइग्रेशन अलग और स्टूडेंट सर्विसेज अलग कर दी। तो होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस बनाया, और उसके अंदर होलिस्टिक माइग्रेशन के अंदर माइग्रेशन सर्विसेज, होलिस्टिक स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर स्टूडेंट सर्विसेज। फिर 2022 के आसपास, 21 के 22 में फिर एक फ्रंटियर माइग्रेशन करके एक फर्म होती थी डैंडोंग के अंदर, जिनका ज़्यादा काम था अफगान के क्लाइंट्स और मिडिल ईस्टर्न क्लाइंट्स वो। तो फिर हमने वो वाली कंपनी टेक ओवर करी, फिर उसका स्टाफ टेक ओवर किया। सेम हमने 2013 में जैसे स्वास्थ्य का स्टाफ हमारे पास आया था, आज तक वो हमारे पास काम कर रहा है। फिर 2013 में फ्रंटियर माइग्रेशन को टेक ओवर किया, उसका स्टाफ भी हम यहाँ पर लेकर आए। फिर तब से लेके अब तक होलिस्टिक माइग्रेशन और स्टूडेंट सर्विसेज चल रही है। उसके ऑफिसेज तुम्हारे को बता ही दिया था कि इंडिया में है, एडलेड में है, पॉइंट कुक में है। तो पहले 10 से 9 से कोर्स, 10 से 12 तक अपने नाम से काम किया, 12 से विजन ओवरसीज, उसके बाद बीच में हमने लॉ फर्म भी शुरू करी, विजन सोलिसिटर्स, फिर थोड़ी देर वो भी चलाई। तो बीच में हमने 2 एक्विजिशंस करी, एक बार ही स्वास्तिक माइग्रेशन की और एक बार फ्रंटियर माइग्रेशन की, और वो अभी तक उनके क्लाइंट्स का अभी तक लुक आफ्टर कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी है आज की, कितना सब कुछ मतलब स्टार्टिंग से ही कि कैसे पेट्रोल पंप स्टार्ट किया, फिर उसके बाद बिजनेस स्टार्ट किया, एक्विजिशन करे, काफ़ी ज़्यादा और भी डिटेल में बात हो सकती है बिजनेस वाइज भी इस कॉन्वर्जेशन के ऊपर। तो गगन भाई थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोगों की भी कोई भी क्वेरी है आपके वीज़ा से रिलेटेड, कोई भी वीज़ा हो, स्टूडेंट हो, कोई आपको दिक्कत ही आ रही हो, डिटेंशन तक बात आपकी पहुंच गई, MRT तक क्या आपका केस पहुंच गया, गगन बाजी एंड टीम इज़ ऑलवेज हेयर फॉर यू। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, जाके आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी है। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। और अगर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया कॉन्वर्जेशंस में, बहुत सारी और स्टोरीज है ना, हाँ बढ़िया, काफ़ी सारी स्टोरीज है, फिर से बैठेंगे आज के साथ एंड एक और इसका पार्ट 2 बनाएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताओ, डंकी से रिलेटेड भी स्टोरीज है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी तक के लिए अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट नहीं लगी तो लाइक कर देना, जरूर सब्सक्राइब करना चैनल को। और होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशन का इंस्टाग्राम यहाँ पर आ रहा है, आप जाके फॉलो कर सकते हो। प्लस नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी वीज़ा से रिलेटेड जाके आप लोग फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। टीम विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच गगन भाई जी, विल सी यू अगेन, पीस।